अकॉर्डिंग। तो ये हम लोगों ने बेसिक उसका आइडिया जान लिया था कि कैसे कैसे हमारा मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। इसके बाद आता है एक और इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं ब्रेडिग आर्क मेथड। कौन सा मेथड? ब्रेडिग आर्क मेथड। अब क्या है ब्रेडिग आर्क मेथड, ये समझ लो। ब्रेडिग आर्क मेथड सिंपली एक ही चीज कहता है कि आपने क्या करना है, इसका पहले पर्पस समझ लो। कह रहा है ये हमें जनरली गोल्ड की सोल बनाने के लिए, गोल्ड सोल हमारी इससे प्रिपेयर होती है। कौन सी सोल? गोल्ड सोल इससे प्रिपेयर होती है। और बनती कैसे है? हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक बड़ा सा चैम्बर ले लेते हैं जिसके चारों तरफ आइस होती है, और उस आइस वाले चैम्बर के अंदर यहाँ पे आपने इम्प्योर सोल ले ली, यहाँ पर एक आर्क लगा दी, आर्क के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड्स में करंट पास कर दिया। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। मेरी बात समझ आ रही है? अब क्या हुआ, जब आपने करंट पास किया तो जो सोल बेसिकली इसे एक क्या समझ लो, एक कंटेनर, कटोरी की तरह समझ लो, इसमें आपका इम्प्योर सोल मौजूद है। अब आप लगातार करंट पास कर रहे हो, करंट पास करने से क्या हो रहा है कि जो सोल के पार्टिकल्स थे, मान लो गोल्ड था, गोल्ड जो था उसका जो जितना भी आप लगातार करंट दे रहे हो, वो करंट इज डायरेक्टली यूज्ड इन कन्वर्टिंग या गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये करंट कहीं फ्लो तो कर नहीं रहा। तो क्या हुआ कि जितना भी इस आर्क का टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर बहुत हाई राइज हो गया, ठीक है। टेम्परेचर राइज हुआ तो यहाँ पे जो गोल्ड इम्प्योर सोल की फॉर्म में प्रेजेंट थी, उसमें से गोल्ड के वेपर्स बाहर निकलने लगे। जैसे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। कहाँ से ब्रेक हो गई थी वॉइस, किस पर्टिकुलर पॉइंट से? गोल्ड सोल बिल्कुल स्टार्टिंग से। चलो फिर से देखो एक बार। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रेडिग आर्क मेथड की, जिसमें हम गोल्ड सोल को प्रिपेयर करते हैं। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इसके चारों तरफ आइस डाल दी उसमें, ठीक है। अब इसके अंदर एक आर्क मतलब एक कटोरी ले ली बेसिकली। इस कटोरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसमें करंट पास कर दिया और इस कटोरी के अंदर आपने क्या ले लिया, इम्प्योर गोल्ड सोल ले लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने करंट पास किया तो करंट कहीं फ्लो तो कर नहीं रहा, मगर हम जानते हैं करंट है क्या, बेसिकली तो एनर्जी ही है। और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जो करंट है अब ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और जैसे ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है, जो गोल्ड के पार्टिकल्स थे, गोल्ड के वेपर्स, ये इसमें से निकलने शुरू हो गए। क्या निकलने शुरू हो गए? गोल्ड के वेपर्स, याद रहेगा। तो गोल्ड के वेपर्स इसमें से निकलने शुरू हुए, और जैसे ही वो बाहर निकले छोटे छोटे पार्टिकल्स, बाहर टेम्परेचर क्या था, ठंडा टेम्परेचर था बाहर। बाहर ठंडक क्यों है बताओ? क्योंकि वी हैव यूज्ड आइस, है ना। जैसे ही आइस की वजह से बाहर का विसिनिटी का टेम्परेचर ठंडा था, जो गोल्ड के वेपर्स थे वो तुरंत क्या हो गए, सॉल्यूशन में आ गए, कंडेंस हो गए। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। तो इससे आपको क्या मिला, प्योर गोल्ड सोल मिल गई। क्या मिल गई इससे आपको? प्योर गोल्ड सोल मिल गई। इम्प्योर में से, इम्प्योरिटी में से गोल्ड के पार्टिकल्स बाहर निकले, और बाहर निकलते ही आपने क्या कर दिया, ठंडा टेम्परेचर करने की वजह से ये वेपर्स आसानी से कंडेंस हो जाते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू आइस कोल्ड वाटर, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है, गोल्ड सोल प्रिपेयर हो जाता है हमारा। एम आई क्लियर टू ऑल? सर ये ग्रीन वाला क्या है? ग्रीन वाला इम्प्योर था, इम्प्योर गोल्ड था, ठीक है ना। इसमें से गोल्ड के वेपर्स निकाले हमने, इम्प्योरिटी वहीं रह गई, और गोल्ड के पार्टिकल जल्दी वेपराइज हो गए, और वेपराइज होने के बाद जल्दी कंडेंस हो गए, और हमें क्या मिल गया, प्योर गोल्ड सोल। एम आई क्लियर टू ऑल? ओके सर। चलिए अब जरा आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे ना बच्चों 3 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो, राइट दी प्रिपरेशन इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन होगा राइट प्रिपरेशन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट पार्ट पहले कहता है वो आर्सेनिक सोल बना के दिखाओ मुझे। क्या बना के दिखाओ? आर्सेनिक सोल। दूसरे पार्ट में वो कहता है आप गोल्ड सोल बना के दिखाओ, ठीक है। तीसरे पार्ट में कहता है सल्फाइड सोल बना के दिखाओ। और चौथे पार्ट में कहता है आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल।
कोई भी इसमें से पूछ सकता है। 3 मार्क के लिए जनरली ये क्वेश्चन आता है। सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्शन याद करनी है। रिएक्शन याद हो गई तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले आर्सेनिक सोल कैसे बनता है। आर्सेनिक सोल ना जनरली आर्सेनिक पाया जाता है ऑक्साइड की फॉर्म में, आर्सेनिक ऑक्साइड। ठीक है, इसमें हमने क्या पास कर दिया, इसमें हमने H2S पास कर दिया। जैसे ही आपने H2S पास किया क्या हो गई, डबल डिकम्पोजिशन। बात समझ आ रही है। तो क्या हुआ, यहाँ पे बन गया आपका AH2H3 आर्सेनिक सल्फाइड और साथ में क्या बन गया 3 मोल्स पानी के। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? रिएक्शन याद हो गई। आर्सेनिक ऑक्साइड से आर्सेनिक सल्फाइड कैसे बनता है, डबल डिकम्पोजिशन से। ठीक है ना, यानी कि सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फाइड पार्ट आर्सेनिक ले लेगा और ऑक्सीजन पार्ट आर्सेनिक ऑक्साइड से कौन ले लेगा, हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। सिमिलरली गोल्ड सोल बनता है हमारा। अब गोल्ड सोल कैसे बनता है ये समझ लीजिए। आपने ले लिया AuCl, तो गोल्ड जो जनरली इस फॉर्म में पाया था AuCl3, इसमें आपने डाल दिया मिथेनॉल और साथ में डाल दिया पानी। याद रखिए क्या क्या लिया आपने, गोल्ड को इम्प्योर फॉर्म में किस फॉर्म में लिया, AuCl3 की फॉर्म में, इसमें डाल दिया मिथेनॉल और पानी। ये रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड, साथ में बनाता है मिथेनॉइक एसिड और साथ में बनाता है HCl। इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलो देखिए, पहले ये ऑड है, इसको इवन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 2AuCl3। अगर ये 2U तो ये 2Au हो गया। यहाँ पर 2HCl लगाना पड़ेगा हमें, मजबूरी है, या फिर अभी इसको रहने दो HCl को। यहाँ पे देखो जरा 6 है नहीं, तो यहाँ पे HCl कितने आएंगे ये कैलकुलेट करो, 6, 2 नहीं 6 आएगा, 6 HCl। तो अगर 6 H यहाँ आ गए, यहाँ पर 2 हैं, तो बताओ HCHO कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। इसमें H बैलेंस करना है, Cl कितने हो गए, Cl बैलेंस हो गए, Au2 हो गया हमारा, HCHO, H कितना है 1 2 3। हम एक काम करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 मोल्स लगा दो मिथेनॉइक एसिड के, इससे आसान हो जाएगा काम। क्यों, H कितने हो गए 6 और 3 9। ठीक है, आप जरा यहाँ देखो, इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 लगाऊंगा तो CHO बैलेंस हो गए हमारे, और यहाँ पर 3 लगाऊंगा तो H हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। कैसे, 3 × 2 6 और 3 कितना हो गया 9, H हमारे बैलेंस हो गए। चेक करें कार्बन कितने हैं, 3। सर HCOOH है ना वो, कहाँ पर HCOH, तो सर 2 H है ना, तो फिर 6 नहीं हो जाएंगे? 3 × 2 HCOH। हाँ यहाँ पर 6 हो गए बेटा, सही कह रहे हो आप। तो HCOH जब बनेगा हमारा, तो यहाँ पर कितने हैं 3 और 6, आप टोटल हमारा ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे 3 3 कितने H आएंगे यहाँ पे, एक बार काउंट कर लेते हैं, 3 और ये हो गया 6 6 12। तो यहाँ पर हम अगर 6 ले लें या यहाँ पर 6 ले लें तो कितना होगा, चेक करो एक बार। H कितने हो गए 6, लेकिन कार्बन बैलेंस नहीं होंगे उस केस में, यहाँ भी 6 लेना पड़ेगा, 6 2। इसकी बैलेंसिंग अभी दोबारा देखते हैं बेटा। लेकिन आपको ये प्रोडक्ट समझ आ गया, हाँ या ना। AuCl3 में हम डाल क्या रहे हैं, मिथेनॉल डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहा है, ये गोल्ड फॉर्म कर रहा है, साथ में क्या बना रहा है, मिथेनॉइक एसिड, और साथ में HCl फॉर्म करता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त ये ध्यान रखना है हमें कि हाइड्रोजन कितने बैलेंस हो रहे हैं, जबकि हमारे हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, फालतू आ रहे हैं, 6 3। नहीं तो यहाँ पर भी तो 12 हो गए ना, जब यहाँ पर H है तो ये देखो मैंने गलत मल्टीप्लाई, यहाँ भी तो 2 H है इस फॉर्मूला के अंदर, ऐश्वर्या यस सर। यहाँ पर भी 2 H है, इधर भी 2 H थे, इधर भी 2 H हो गए, तो टोटल सेम ही रहेगा। अगर उसको आप 3 लोगे तब भी सेम ही रहेगा, करके देखो। ये हो गया हमारा 2 × 3 6 और 3 × 2 6, और अगर यहाँ पे दोबारा 3 कर दूं तो ये हो गया 3 × 2 6 और 6, बैलेंस है बेटा, मैंने ये H नहीं देखा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, कहता है ये तो हो गई हमारी 2 प्रिपरेशन, एक हो गई गोल्ड सोल की, एक हो गई आर्सेनिक सल्फाइड सोल की। अब आता है हमारा सिर्फ और सिर्फ अगर सल्फाइड चाहिए हो, ये तो किसी न किसी की फॉर्म में प्रेजेंट है, सल्फाइड चाहिए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, SO2 गैस ले लेते हैं और उसमें पास करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे ही H2S पास करते हैं तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, सल्फाइड, साथ में बनता है हमारे पानी। इसको बैलेंस करो जरा एक बार, जल्दी से बैलेंस करते हैं इसको एक बार। क्या H बैलेंस है, H बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं,
2, जबकि यहाँ कितना है 1। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 4, हाँ या ना। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया 2। बताओ क्या चीज बैलेंस करने वाली रह गई खाली अब, सल्फर। कितना हो गया सल्फर, 3। कितने लोगों को ये प्रोसेस समझ आ गई, हाँ या ना। सल्फाइड सोल्ट क्लियर है बच्चों, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। ये तो बेसिक, इसके अंदर बेसिक हमारा रिएक्शन है जिससे बैलेंस करना था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी के अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन पूछ लेता है, जो होती किससे, बाय द हेल्प ऑफ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड में आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। पानी डालने पर ये क्या बना रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। बात समझ आ रही है। और इसमें क्या लिबरेट होता है साथ में, HCl। इसको बैलेंस करें एक बार जरा, इसे कैसे बैलेंस करेंगे, Fe बैलेंस है, Fe बैलेंस है। चेक करिए OH कितना है, यहाँ पर OH 3 है, और साथ में क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। देखो Cl 3 है तो यहाँ पे 3 लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है। 3 HCl हो गया। अब जरा H गिनना, दोनों तरफ कितना H हो गया, इधर हो गया 6 प्रोडक्ट साइड पे, तो यहाँ पे 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई, हाँ या ना, जल्दी सर बोलिए। हम जब ये क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में तो हमें सिर्फ ये रिएक्शन के अलावा और सिर्फ क्या? रिएक्शन, कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखना इसके अलावा। सर ये इसमें 3 मार्क्स आ जाएंगे? 3 मार्क के लिए 3 क्वेश्चन आएंगे। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट आर्सेनिक सल्फाइड। अच्छा ओके। तीनों में से कोई भी, चारों में से कोई भी 3 पूछ लेगा आपसे, ओके सर। ठीक है। अब जरा आ जाइए नेक्स्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन की हम लोगों ने एक टॉपिक जरूर पढ़ा हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन में, 9th क्लास में पढ़ते थे, जिस इफेक्ट का नाम था ब्राउनियन मूवमेंट। याद है आप लोग कुछ, यस क्या था ब्राउनियन मूवमेंट, क्लास 9th का पॉलन मूवमेंट। हाँ, सर वो वाटर के ऊपर पॉलन पार्टिकल्स की टेंडेंसी क्या होती है, मूवमेंट की। टू मूव इन स्ट्रेट डायरेक्शन, राइट। लेकिन क्या वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, नहीं सर। क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ कोलिजन। उनकी क्या हो रही है, लगातार कोलिजन हो रही है, और कोलिजन होने की वजह से पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, इट बिकम्स जिगजैग। कभी यहाँ टक्कर हो रही है, कभी वहां टक्कर हो रही है, कभी वहां टक्कर हो रही है। तो जो जिगजैग पाथ प्रोड्यूस हुआ, बात समझ आ रही है, जिगजैग पाथ जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनिंग मोशन। एम आई क्लियर टू ऑल। यस सर। चलिए बताइए व्हाट इज ब्राउनिंग मोशन, कोई पूछे आप लोगों से, आप क्या बोलोगे। जितने भी पार्टिकल्स हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, and in this process they are continuously colliding. So the tendency of particle is to move in a straight direction, but due to continuous collisions they are moving in a haphazard manner, zigzag manner. This zigzag movement is known as Brownian motion. कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर। आप एक क्वेश्चन का जवाब दो। अगर मैं किसी सॉल्यूशन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, क्या इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा ब्राउनिंग मोशन को, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो बढ़ जाएगा क्यों, सर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना। बहुत बढ़िया। पार्टिकल्स की ओवरऑल क्या इंक्रीज हो जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई तो पार्टिकल जल्दी जल्दी टकराएंगे, आया ना, मेरी बात समझ आ रही है। पार्टिकल्स की क्या इंक्रीज हो जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ही ब्राउनियन मोशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल, समझ आ गए सभी को। यस सर। चलिए आगे बताइए, क्या कोलाइडल पार्टिकल्स कभी सेटल डाउन होते हैं, डू कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन, क्या ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं कभी, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स डू दे सेटल डाउन, सर व्हाई, जल्दी बोलो, व्हाई दे डू नॉट सेटल डाउन। सर हमेशा मोशन में रहते हैं। सर क्योंकि इनमें पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है तो उनकी ब्राउनिंग मोशन बढ़ जाती है। पार्टिकल का साइज छोटा है और इवन ये ग्रेविटी के असर से भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ग्रेविटी भी इनको
सेटल नहीं कर पाती ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को। और सिमिलरली आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन के साथ होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज भी क्या है, छोटा है। ग्रेविटी का असर इनके ऊपर भी नहीं होता। याद रहेगा, हाँ या ना? यस सर। ओके, अगर ये समझ आ गया तो इसकी आगे की कहानी तो और आसानी से समझ आ जाएगी। एक टॉपिक और पढ़ा था क्लास 9 में आप लोगों ने, टिंडल इफेक्ट, याद है? यस सर। बताइए क्या था टिंडल इफेक्ट, जल्दी से। सर जो बहुत सारे ट्रीज के बीच में से एक लाइट पास होती है। अरे बस ट्रीज में ही नहीं होता टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन में भी होता है ना। पोल्यूशन। तो लाइट की क्या हो रही थी बेसिकली, अगर याद हो तो? स्कैटरिंग, है ना। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन, पासेस थ्रू सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, टिंडल इफेक्ट की कोई कंडीशन होनी चाहिए? देयर शुड बी सम कंडीशन ऑफ फॉर टिंडल इफेक्ट। यस सर। क्या? तो ट्रू सॉल्यूशन होना चाहिए। नहीं, ट्रू तो ठीक है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट होगा आपके हिसाब से? नो सर। होना नहीं चाहिए। पार्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए ताकि पार्टिकल लाइट के रास्ते को रोक सके। मेरी बात समझ आ रही है? तभी तो डेविएशन होगी। यस सर। अगर पार्टिकल का साइज छोटा रहेगा तो लाइट सीधी निकल जाएगी। तो कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट क्या है, पहले ये समझ लो। द साइज ऑफ पार्टिकल should be comparable to wavelength of light, यानी जितना लाइट का वेवलेंथ है उसके कंपैरिजन में पार्टिकल का साइज होना चाहिए, तब जाके टिंडल इफेक्ट होगा। पहली बात समझ आ गई? अगर Yes. पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से छोटा रह गया तो लाइट सीधी निकल जाएगी बिना डेविएशन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए। यस Yes. सर। दूसरा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the mediums should be different, should be different। क्या मतलब? लाइट ट्रैवल कर रही है एक मीडियम में, लाइट जिस पार्टिकल पे टकराई उस पार्टिकल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना अलग होना चाहिए। बताओ क्यों? अगर मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो वाई μ1 शुड नॉट बी इक्वल टू μ2? क्यों इक्वल नहीं होना चाहिए? फैक्टरिंग नहीं होगी ना। लाइट कैसे निकल जाएगी उस केस में अगर μ1 इक्वल टू μ2 हो गया तो? स्कैटरिंग नहीं होता है। स्कैटरिंग नहीं होगी, लाइट सीधी निकल जाएगी। हाँ या ना? और इसका तो सिंपल सी मतलब ये भी है ना कि ये जो मीडियम है कैसा बन गया हमारे लिए? ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो लाइट क्या डेविएट होगी? लाइट नहीं। बिल्कुल डेविएट नहीं होगी, लाइट बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, अब जरा आगे की बात समझिएगा। टिंडल इफेक्ट की दोनों कंडीशन क्लियर हो गई है आप लोगों को। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? व्हेन लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम इट स्कैटर्स, so this scattering of light by the colloidal particles is known as Tyndall effect, and there is a condition, there are two conditions which satisfy Tyndall effect. First is, पहली condition क्या होती है? The size of particle should be comparable to wavelength of light। जो particle का size है वो wavelength of light के comparable होना चाहिए। दूसरा, the refractive index of the medium should be different। जिस particular medium में light travel कर रही है और जिस पर्टिकुलर पार्टिकल पे फॉल कर रही है, इन दोनों का, मीडियम का और उस पार्टिकल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके लाइट डेविएट होगी, अदरवाइज लाइट सीधी निकल जाएगी। क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना? सर एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब दोबारा बता दीजिए। कौन सा बताऊं? सेकंड पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ लो बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो प्रॉपर्टी होती है किसी मीडियम की जिसकी वजह से वो लाइट को डेविएट कर पाता है। मान लो ये एक मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 मीडियम 2, और ये दोनों अलग अलग है। तो जब लाइट यहाँ जाएगी
तो हो सकता है लाइट इसके अंदर ऊपर जाए या नीचे जाए या टेढ़ी जाए या बहुत टेढ़ी चली जाए, डिपेंडिंग अपॉन इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर μ1 इक्वल्स टू μ2 हो गया, μ1 इक्वल्स टू μ2, तो लाइट क्या होगा, लाइट सीधी निकल जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सभी को क्लियर है स्टोरी? हाँ या ना? स्टोरी इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब हम बात कर रहे थे लायोफोबिक सोल की, कोलाइडेड सोल की। इसे बनाने का एक और मेथड हम पढ़ेंगे, इसका नाम है प्रोसेस का इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, फिर डायग्राम के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सर जो ब्रेडिग आर्क मेथड था वो भी हमारा फॉर्मेशन ऑफ लायोफोबिक सोल में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब लायोफोबिक ही बना रहे हो आप। लायोफिलिक बनाना बहुत आसान था ना, डीपी को डीएम में डाला, शेक किया, काम हो गया। आपने क्या लिया इस केस में, एक यू ट्यूब ले ली, इसमें आपने एक सोल डाली, यानी कि सॉल्यूशन डाली। अब हमें नहीं पता ये सॉल्यूशन कैसी है, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव सोल है, ये सॉल्यूशन नेगेटिव सोल है, हमें कोई आइडिया नहीं है इसका। ठीक है, इसका आइडिया लगाना है आपको, पता करना है कि ये सोल का नेचर कैसा है, ये पॉजिटिव सोल है या ये नेगेटिव सोल है, ये हमें आइडिया लगाना है इसका। एम आई क्लियर? अच्छा, आप लोग दिमाग लगाना, ये मैंने करंट यहाँ पर क्यों लगाया होगा, कारण क्या है, सोच के बताओ। अगर आप सोच पा रहे हो कि यहाँ पे करंट की जरूरत ही क्या थी, बताओ। इस सोल का एनर्जी के लिए। एनर्जी नहीं, सोचो और ध्यान से और दिमाग लगाओ। क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने कहा यहाँ पे मान लो एक एंड हमारा पॉजिटिव है और एक एंड हमारा नेगेटिव है। अब मैंने इसके अंदर एक सॉल्यूशन डाल दिया, मुझे ये पता करना है कि ये सॉल्यूशन कैसी है, इसका नेचर कैसा है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो आप बताओ यहाँ पे करंट का क्या रोल है, कोई रोल है? वो ब्रेक कर देगा ना सॉल्यूशन को। देखो, अब मान लो सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, कौन से थे? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। आप मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव करना चाहेंगे? पॉजिटिव एंड। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही ये पॉजिटिव एंड पर पहुंचेंगे, वहां जाके ये नेगेटिव वाले पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे। बताओ क्यों? बोलो, ये न्यूट्रलाइज क्यों होंगे? डिफरेंट पोल्स है ना, इसलिए। उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इस प्रोसेस को, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली सिंपल भाषा में कहें तो न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, क्यों? किसके इन्फ्लुएंस में? इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इससे हो क्या रहा है, पहले जो सोल के पार्टिकल्स थे, पहली बात तो उनका साइज छोटा था, आया ना, लेकिन जब ये इकट्ठे होने शुरू हो गए, आप नोटिस कर रहे होंगे, जब ये इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे पार्टिकल्स, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, बड़ी रेंज के पार्टिकल्स मिलने वाले। क्यों बेटा, हाँ या ना? यस सर। तो आप इसका सिंपल सी बात कहेंगे, ये प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब शायद समझ आ गई हो आपको। इसने बोला ये वो प्रोसेस है जिसमें पहली बात तो चार्ज की मूवमेंट हो रही है या माइग्रेशन हो रही है, और किसकी वजह से माइग्रेशन हो रही है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। ठीक है, एंड द चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। मेरी बात समझ आ रही है? जो भी चार्ज हैं वो कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, या जितने भी पार्टिकल्स हैं सोल के, वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। And are getting settled down. This process is called as electrophoresis और कैटाफोरेसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं या कैटाफोरेसिस कहते हैं। Am I clear to all? यस सर। सही है, समझ आ गए सभी को? जल्दी बोलिए। यस सर। So these particles settle down and
एंड दिस प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है Okay, बेटा, sir. अब समझिए आगे की बात। इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ आ गया तो अब यहाँ पे आता है एक टर्म कि सर हमें कैसे पता कि पॉजिटिवली चार्ज सोल क्या होती है या फिर नेगेटिवली चार्ज सोल क्या होती है। कोई भी सोल हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज सोल या नेगेटिव चार्ज सोल। देखो, देख के तो सोल को आप जज नहीं कर सकते। जनरली सोल का नेचर जानने के लिए ही आपको उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ता है, ये पहचानने के लिए कि सोल कैसा बिहेव कर रही है, पॉजिटिव बिहेव कर रही है, नेगेटिव बिहेव कर रही है। लेकिन कोई भी सोल पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेव किस कारण से करती है, इसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है ओरिएंटेशन। क्या मतलब ओरिएंटेशन का? जैसे मान लो मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है। कौन सी सोल है? फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। मैंने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है। और क्यों है पॉजिटिवली चार्ज सोल, ये समझ लेना। देखो, दो लेयर्स होती हैं हमेशा, दो लेयर। एक होती है फिक्स्ड लेयर। तो इस केस में जो फेरस आयन है Fe3+ आयंस, वो फिक्स्ड लेयर बन जाएगा, यानी कि अंदर की लेयर बन जाएगा, फिक्स्ड लेयर, अंदर की लेयर। जो बाहर वाला OH- आयन है, कौन सा? OH- आयन, ये इस समय इस फेरस आयंस के फेरिक आयन के पास में मौजूद है। ठीक है, ये वाली लेयर कहती है हमारी मोबाइल लेयर। क्या बोलते हैं इसको? मोबाइल लेयर। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। मैं एक चार्ज बॉडी हूं, मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी हूं या फिर पॉजिटिव चार्ज बॉडी मान लो, तो मुझे क्या दिखाई देने वाला है? ध्यान से देखो, मुझे दिखाई देने वाला है नेगेटिव चार्ज। तो मैं क्या करने वाला हूं, आप लोग समझ ही गए होंगे मेरी बात को। यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पे कौन आके चिपकेगा इसके ऊपर? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? मेरी बात समझ आ रही है आपको, हाँ या ना? इसको आप ऐसे समझ लो, अगर मेरे पास, मैंने अभी खाली आपको एग्जांपल समझाया। मैंने कहा अगर आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है और आपने इसमें Ki डाल दिया, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? तो देखो, मैं चेंज कर रहा हूं डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। मैंने कहा इस बार OH- अंदर आ गया, फिक्स लेयर बन गया। बाहर कौन घूम रहा है? Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। और यहां से क्या टूटेगा? दो हिस्से, K+ और I-। बताओ कौन किसे अप्रोच करने वाला है? जल्दी बोलो। K+OH- को OH- से जा ही नहीं पाएगा, OH- तो पहले ही कवर्ड है ना। फिर तो OH- तो घिरी हुई है, किसके ऊपर अप्रोच होगा? Fe3 Right. बहुत बढ़िया, इसके ऊपर जाके I- कंबाइन करने लग जाएगा। हाँ या ना? एक लेयर फॉर्म कर लेगा। ठीक, अब इस I- के पीछे पीछे कौन आ जाएगा? K+ तो पॉजिटिव है, K+ को क्या दिखाई दे रहा है? एक पूरा क्लाउड I- का। अब वो यहाँ पे K+ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, ये कुछ कुछ इंडक्शन नहीं है? एक लेयर पॉजिटिव तो उसके चारों तरफ नेगेटिव बन गया, फिर उस नेगेटिव को देखा देखी फिर पॉजिटिव आ गया, फिर पॉजिटिव देखा नेगेटिव आ गया। ऐसा कब तक चलेगा? जल्दी बोलो, ऐसा कब तक चलेगा बच्चों? ये आपने पढ़ा हुआ बैटरी के अंदर, सेल के अंदर, EMF के अंदर ये बात पड़ी हुई है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स। कौन कौन सी दो लेयर्स हैं यहाँ पे? एक है फिक्स्ड लेयर, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो E1, E01 मान लो, और एक है आपकी स्टेशनरी लेयर। स्टेशनरी लेयर का पोटेंशियल मान लो आप E02। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जब तक ये रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तब तक ये लेयर्स बनती जाएंगी। और जब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया दोनों लेयर्स का, तो बताओ लेयर्स बनेंगी, इंडक्शन होगा। यही तो प्रिंसिपल है बैटरी का। बैटरी क्यों चलती रहती है बताइए?
व्हाई डज अ बैटरी वर्क? पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है दो लेयर्स के बीच में, दो टर्मिनल्स के बीच में। यहाँ पर भी तो दो लेयर्स बनी हुई है, एक फिक्स लेयर है और एक क्या है, एक मोबाइल लेयर है। फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर वो जो ये वाली लेयर बनाई थी हम लोगों ने, फिर से रिपीट करता हूं, ये वाली, ये लेयर बाहर वाली लेयर के लिए क्या बन गई, जो आई माइनस है उसके लिए क्या बन गई है, फिक्स लेयर बन गई। बात समझ आ रही है? उसके लिए ये स्टेशनरी हो गई। फिर ये वाली जो ग्रीन वाली थी, यानी कि आई माइनस वाली, ये बाहर वालों के लिए यानी के प्लस के लिए क्या बन गई, जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। ये बन गई फिक्स लेयर, बाहर वाली बन गई स्टेशनरी लेयर। ये लेयरिंग तब तक ही हो पाएगी जब तक कि इन लेयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रह पाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी लेयरिंग आगे बनेगी, अदरवाइज लेयरिंग बनना बंद हो जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यहाँ पर फिक्स स्टेशनरी मतलब यहाँ पर सेम ही मतलब नहीं है। देखो जनरली क्या होता है, जनरली मैंने समझाने के लिए आपको फिक्स और स्टेशनरी समझाया है। जो हमेशा आपका कोर होगा ना, कोर इज ऑलवेज योर फिक्स लेयर। एक बात मैं कहूंगा कि कोर इज ऑलवेज योर फिक्स लेयर, बाकी जितनी भी लेयर्स बन रही हैं दे आर स्टेशनरी लेयर। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने कह दिया कि एक के रिस्पेक्ट में जो चिपक रही है, जिस पर चिपक रही है, जिस पर चिपक रही है उसके लिए वो क्या बिहेव कर रही है, स्टेशनरी लेयर। और जो चिपकने आ रहा है वो क्या है, मोबाइल लेयर। इशू क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। इस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दिया गया यहाँ पे जीटा पोटेंशियल। क्या बोला गया इसको, जीटा पोटेंशियल। कोई आपसे पूछ सकता है डेफिनेशन में व्हाट इज जीटा पोटेंशियल, तो आंसर क्या लिख कर आओगे, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड the fixed layer and the mobile layer, the stationary layer and the mobile layer is known as zeta potential। मेरी बात समझ आ गई? The potential difference between fixed layer and stationary layer। फिक्स लेयर एंड मोबाइल लेयर या फिर डिफ्यूज लेयर। फिक्स तो वही है ना, स्टेशनरी वाली, और जो मूव कर रही है वही डिफ्यूज लेयर है। तो फिक्स्ड और डिफ्यूज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बना उसको हम क्या नाम देंगे, जीटा पोटेंशियल। मेरी बात समझ आ रही है? इसी को आगे जाके एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल। वो भी क्या है, दो लेयर्स के बीच का, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दो लेयर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, उसको नाम दिया हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल। बेटा समझ आ गई बात? सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। इन्हीं दोनों लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल। हो गया यार? सेम बात। हाँ, बस टर्म चेंज हो गई, नाम वही है। ठीक है।